हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल म्यूजिकोग्राफी में। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज से हमारी समिति के फर्स्ट ईयर से लेकर 8 ईयर तक के सिलेबस की सीरीज शुरू की जा रही है। तो शुरुआत हम करेंगे समिति के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से, जिसमें पहले टॉपिक से लेके पूरे लास्ट टॉपिक तक हम डे वाइज चलेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे हमारी सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं समिति के फर्स्ट ईयर का सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा साउंड। साउंड यानी ध्वनि। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संगीत का आधार है ध्वनि, क्योंकि जब तक ध्वनि नहीं तब तक संगीत नहीं। ध्वनि का आधार क्या है? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? साइंस में आप सबने जरूर पढ़ रखा होगा कि जब कोई भी दो वस्तुएं आपस में अट्रैक्ट होती हैं तो उनके बीच में कंपन यानी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, और इससे वाइब्रेशन के फलस्वरूप रिजल्टेंट में हमें मिलती है ध्वनि। यानी ध्वनि का आधार है कंपन, वाइब्रेशन। जब तक वाइब्रेशन नहीं तब तक ध्वनि नहीं। अब ये जो कंपन है यानी वाइब्रेशन है, हमारा जो वाइब्रेशंस होते हैं अर्थात कंपन, वो दो तरह के होते हैं, और यही दो तरह के कंपन ही ध्वनि को मधुर और अमधुर बनाते हैं। आप सब जानते हैं कि मधुर ध्वनि हमारे कानों को अच्छी लगती है और अमधुर हमारे कानों को इरिटेट करती है। अब ये कंपन कितने प्रकार का होता है और क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ध्वनि में डिफरेंसेस आते हैं, आइए समझते हैं। मेरे ख्याल से आपको ध्वनि की परिभाषा में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड साउंड यानी ध्वनि। आइए हम कंपन को समझते हैं। कंपन हमारा दो तरह से होता है। जो हमारा वाइब्रेशन है ये दो तरह का होता है। पहला होता है स्थिर और नियमित कंपन, एंड सेकेंड इज अस्थिर और अनियमित कंपन। स्थिर और नियमित कंपन, अस्थिर और अनियमित कंपन, ये दो प्रकार के कंपन ही ध्वनि को दो प्रकार में बांटते हैं। हम संगीत की भाषा की बात कर रहे हैं, हम साइंस में नहीं जाएंगे। तो संगीत की भाषा में कंपन दो प्रकार का है, स्थिर और नियमित, अस्थिर और अनियमित। स्थिर और नियमित को पहले समझते हैं। सपोज करिए कि कोई वस्तु है जो आपस में टकरा रही है और उनके बीच में वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहे हैं। पहले सेकंड में उसने 5 वाइब्रेशंस दिए और अगले दूसरे सेकंड में भी उसने सेम 5 वाइब्रेशन दिए, और ये कंटिन्यू सेम रहेगा। यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो कि फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है, यानी आंदोलन संख्या। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर हमारे कांस्टेंट हैं, यानी पर सेकंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस फिक्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्थिर और नियमित कंपन वाली ध्वनि। और इस प्रकार की ध्वनि को संगीत की भाषा में मधुर ध्वनि या फिर नाद के नाम से जाना जाता है। दैट क्लियर? स्थिर और नियमित कंपन वाली ध्वनि जिसका कंपन प्रत्येक सेकंड में फिक्स होगा, उसी को हम मधुर ध्वनि या नाद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो ध्वनि होती है वो सुनने में हमारे कानों को अच्छी लगती है, जिसे सुनकर हमारा मन खुश हो जाता है, हम रिलैक्स फील करते हैं। जैसे कि फ्लूट का साउंड, गिटार का साउंड और किसी अच्छे सिंगर का साउंड, तो ये सब जो है ये मधुर ध्वनि में आएंगे। लेकिन अस्थिर और अनियमित कंपन, जब प्रत्येक सेकंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिफरेंट रहेंगे, सपोज 5 एंड अगले सेकंड में उसने दिया 10, तो इस प्रकार से जब पर सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यानी आंदोलन संख्याएं, फ्रीक्वेंसीज डिफर करती रहेंगी, तो उस प्रकार की ध्वनि को बोलते हैं अस्थिर और अनियमित कंपन वाली ध्वनि, यानी अमधुर ध्वनि। और संगीत की भाषा में इसे कोलाहल या राव के नाम से जानते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जैसे एमसीक्यूज जब भी आते हैं तो उसमें ये शब्द जरूर दिया रहता है कि अस्थिर और अनियमित कंपन वाली ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है, और आपके पास ऑप्शन में राव जरूर आता है। सीबीएसई के सिलेबस को अगर देखें तो उस हिसाब से तो राव शब्द बहुत
मतलब यूनिक है। तो आपको ये शब्द जरूर याद रखना है, अस्थिर और अनियमित कंपन वाली ध्वनि जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में शोर, कोलाहल और संगीत की भाषा में राव के नाम से जाना जाता है। हम आइए साउंड वेव को समझते हैं। जो स्थिर और नियमित कंपन वाली ध्वनि है उसके साउंड वेव्स दिस विल बी लाइक दैट, और जो अस्थिर और अनियमित कंपन वाली ध्वनि है उसके साउंड वेव्स विल बी लाइक दिस। तो ये इस प्रकार का कंपन है। तो अस्थिर और नियमित कंपन वाली ध्वनि इट मीन्स मधुर ध्वनि, और इस प्रकार का कंपन है, इस प्रकार के साउंड वेव्स हैं तो अस्थिर और अनियमित कंपन वाली ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। तो संगीत में केवल स्थिर और नियमित कंपन वाली ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा वो लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाएगा। राव का प्रयोग हम संगीत में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। राव के एग्जाम्पल जैसे कौवे और कोयल का। अब आप सबको पता है कोयल का साउंड, कोयल की आवाज़ हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन कौवे की आवाज़ हमको पसंद नहीं आती। तो हम अगर उसको कैटेगरी में बांटना हो तो हम कोयल की आवाज़ को राव की नाद की श्रेणी में रखेंगे और कौवे की आवाज़ को हम राव की श्रेणी में रखेंगे। गाड़ियों के हॉर्न, ट्रेन की आवाज़ और ऐसे तमाम तरीके के साउंड जो हमारे कानों को इरिटेट करें, हमें इरिटेट करें, हमारे कानों को अच्छी ना लगें, वो राव की श्रेणी में आएंगे। और वो सारे साउंड जिसे सुनकर हमारा कान इरिटेट ना हो, हम इरिटेट ना हो, वो नाद की श्रेणी में आएंगे। बस ये था ध्वनि। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि का आधार क्या है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है जब दो वस्तुएं आपस में टकराएंगी। ध्वनि का आधार क्या है, कंपन। जब तक कंपन नहीं होगा तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन का होना बहुत ज़रूरी है, और कंपन के द्वारा ही ध्वनि को दो भागों में बांटा जाता है, यानी ध्वनि दो प्रकार की हो जाती है। कंपन दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और नियमित कंपन, अस्थिर और अनियमित कंपन। स्थिर और नियमित जब पर सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विल बी कांस्टेंट, और अस्थिर और अनियमित कंपन जब पर सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन विल बी वेरिएबल। तो इस तरीके से कंपन दो प्रकार के, तो ध्वनि भी दो प्रकार की, मधुर ध्वनि और अमधुर ध्वनि। आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है नाद, क्योंकि साउंड से ही बनता है नाद। आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नाद कोई अलग चीज नहीं है, नाद बेसिकली ध्वनि ही है, बस ध्वनि का एक प्रकार है। कैसी ध्वनि, जो हमारे कानों को अच्छी लग रही है, जिसका कंपन नियमित और स्थिर है, उस प्रकार की ध्वनि को नाद कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, विच इज नाद। नाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। अब नाद की डिफिनेशन क्या है। नाद जो शब्द है संस्कृत की भाषा में अगर बोला जाता है, आप बुक की लैंग्वेज को अगर फॉलो करेंगे तो नद धातु से बना है। नाद शब्द नद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वो ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगे। तो नाद की डिफिनेशन यही है कि वो ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगे और जिसकी आंदोलन संख्या यानी जिसका कंपन स्थिर और नियमित हो, उस प्रकार की ध्वनि को नाद कहा जाता है। नाद के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने, हमारे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के विद्वानों ने अलग अलग बुक्स में, अलग अलग ग्रंथों में बहुत विस्तार से बातें की हैं। हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सिलेबस फर्स्ट ईयर के पैटर्न को लेकर चल रहे हैं, तो हम बेसिक लैंग्वेज में और बेसिक चीज़ों को ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो नाद के बारे में आपको बस ये जानना जरूरी है कि नाद होता क्या है। नाद जो है वो ध्वनि है, लेकिन कैसी ध्वनि, जो कि मधुर हो और जिसका कंपन स्थिर और नियमित होगा। ऐसी सभी ध्वनियों को नाद कहा जाता है। अब चलिए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या सभी ध्वनि को नाद कहा जा सकता है या सभी नाद ध्वनि हो सकते हैं? इसका जवाब आप अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि क्या सभी ध्वनियां नाद हैं या सभी नाद ध्वनि हैं। इसमें से आपको कौन सा रीजन या कौन सा असर्शन आपको सही लग रहा है। चलिए, नाद हो गया। अब नाद के प्रकार पे आते हैं हम। नाद की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। आपके डाउट्स मैं कमेंट्स में देखूंगा और क्लियर करूंगा। तो किसी भी टॉपिक में, जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नाद के प्रकार,
नाद होते हैं दो प्रकार के, फर्स्ट इज आहत और सेकंड अनाहत। बहुत सारे गाने आपने सुन रखे होंगे जिसमें इन दो शब्दों का प्रयोग बहुत बार किया गया है। ये हैं नाद के प्रकार, आहत और अनाहत। वैसे नाद के और भी प्रकार लोगों ने माने हैं, जैसे नारद ने 5 प्रकार के, कुछ लोगों ने 7 प्रकार के। हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, वो आगे की क्लासेस में बताया जाएगा। नाद के बारे में हम फिर से बात करेंगे और नाद के अलग अलग प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए जानना ज़रूरी है नाद के दो प्रकार, आहत और अनाहत। आहत नाद क्या होता है? बहुत सिंपली, जो हमारे कानों से सुनाई दे। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, ये आहत नाद की श्रेणी में आ रहा है। मैं इस पेन से बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इन दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है, ये साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, ये आहत नाद है। तो जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं और उसके फलस्वरूप जो साउंड हमें सुनाई देता है वो आहत नाद होता है, जिसे हम अपने कानों से स्पष्ट रूप से सुन सकें। और इस प्रकार के नादों का ही प्रयोग हम संगीत में करते हैं, क्योंकि जो सुनाई नहीं देगा उसका प्रयोग संगीत में कैसे किया जा सकता है। तो आहत नाद वो है जो हम कानों से सुन सकें, जो हमारे कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। अनाहत नाद क्या है? अनाहत नाद, जैसे आपने सुना है मोदी जी बात करते हैं मन की बात, तो जो मन की आवाज़ होती है, जो मन का साउंड होता है, जो इंटरनल साउंड है, जो हमें कानों से सुनाई नहीं दे सकता, वो हम केवल फील कर सकते हैं, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, वो साउंड होता है अनाहत नाद। बहुत तपस्या करने के बाद आप इस साउंड को सुन सकते हैं। कहा जाता है कि जब आप मेडिटेशन के बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप मेडिटेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो आपको अपने बॉडी ऑर्गन्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो साउंड जो है वो स्पष्ट रूप से आप कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, आप केवल उसको महसूस कर पा रहे हैं, वो अनाहत नाद है। आप सुबह खाली रोड पे जाइए तो एक जो आवाज़ आपको सुनाई देती है सन की, वो अनाहत नाद है, जो कहीं से नहीं आ रही। वो साउंड हवा का है, लेकिन आपको कहीं से भी सुनाई नहीं दे रहा है, ना उसका मीडियम है ना कुछ है, लेकिन आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, अनाहत नाद को हम और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, या जिससे आपकी थिंकिंग बहुत मैच करती हो, या आपके पेरेंट्स हो, आपकी बात को बिना कहे वो समझ लेते हैं। आपके बिहेवियर से, आपके एक्सप्रेशन से आप कहते हैं ना, अरे तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो फील आप और उसका सेम जा रहा है। आपके पेरेंट्स आपकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट मदर्स जो है वो हमारी बात को बिना कहे समझ लेती हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस हमें एक दूसरे से कनेक्ट कराते हैं। तो वो है मन की आवाज़, यानी अनाहत नाद, जो फीलिंग पर, मेन फीलिंग पर डिपेंड करता है, भावनाओं पर, उपासना पर। हम प्रेयर करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, बहुत, हालांकि ऐसा कोई नहीं करता कि हम भगवान से बोल बोल के अपनी प्रेयर्स करें या उनसे कुछ मांगें। हम सब मन से बात करते हैं, यानी हमारा जो इनर साउंड है, हमारी जो इनर वॉइस है, वो कनेक्ट करती है हमें गॉड से। तो वो आवाज़ जो है, जो हमें यहाँ से वहाँ की ओर कनेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड अनाहत नाद। तो सिंपल, जो हम कानों से सुन सकें वो आहत नाद, और जो हम कानों से सुन नहीं सकते, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, वो होता है अनाहत नाद। समझ में आ गया होगा, और कुछ इसमें बताने के लिए नहीं है। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम चलते हैं नाद की जातियों की ओर, नाद की विशेषताएं। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, बुक्स का आपने रीडिंग की होगी, आप सब जानते भी होंगे। तो हम आते हैं नाद की विशेषताएं। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, नाद की तारता। सेकेंड इज नाद की तीव्रता। एंड थर्ड इज नाद की जाति अथवा एवं गुण। नाद की तारता मीन्स नाद की ऊंचाई और निचाई। सभी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, सभी शब्द आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे कौन से शब्द से क्या पूछ लिया जाए, यू डोंट नो। नाद की
ऊंचाई और निचाई। तीव्रता का मतलब नाद का छोटा या बड़ापन। इसे हम जाति और गुण ही कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम पिच। दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज टिम्बर। नाद की तारता, नाद की तीव्रता और नाद की जाति और गुण। बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी बात छूटे नहीं, आपको सारी बात मैं बता पाऊं। फिर भी आपको लगता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आया तो हो सकता है पढ़ाते टाइम कभी कोई एक पॉइंट मिस कर जाता हूं, तो वो मैं किसी एक वीडियो में आपको अगर छूट जा रहा है कुछ तो मैं वापस से उसको कंटिन्यू करके पढ़ा दूंगा। फिलहाल आइए सबसे पहले हम समझते हैं नाद की तारता यानी नाद की ऊंचाई निचाई, पिच को। पिच मीन्स तारता। अब पिच क्या होता है? क्रिकेट वाली पिच की बात नहीं कर रहे हम लोग, हम बात कर रहे हैं अपने वॉइस की पिच की। जैसे आपको अपने मन की बात किसी से धीरे से कहनी है, ठीक, तो आप उसको कैसे बोल, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, अभी मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, ठीक, इसी को मैं बहुत शाउट करके भी बोल सकता हूं। जैसे आइए संगीत की भाषा में ही चलते हैं। आप सारे गामा गा रहे हैं, सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, यानी हमारे वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है। कोई आपसे पास खड़ा है तो आप उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाकर नहीं बुलाएंगे, आप उसको नॉर्मली बुलाएंगे। और कोई आपसे बहुत दूर खड़ा है तो आप उसको अपने आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा कर बुलाएंगे, तभी उसको सुनाई देगा। यही है आवाज़ की तारता, यानी आवाज़ की ऊंचाई और निचाई। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी जितनी ज़्यादा आंदोलन संख्या उतना ऊंचा नाद, और जितनी कम आंदोलन संख्या उतना नीचा नाद। यही कारण है कि हमारे मध्य सप्तक के सा की आंदोलन संख्या 240 और तार सप्तक के सा की आंदोलन संख्या 480 होती है। ये मध्य सप्तक का सा और ये तार सप्तक का सा। जैसे जैसे सा से ऊंचा रे से ऊंचा ग से ऊंचा मा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नाद ऊंचा होता जाएगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डाउन होती जाएगी हमारा नाद नीचा होता जाएगा। यानी नाद की ऊंचाई निचाई, नाद की ऊंचाई निचाई मैटर करती है किस पे? आंदोलन संख्या पर। आंदोलन संख्या। अच्छा, आंदोलन संख्या क्या होता है ये आप सबको पता होगा। आंदोलन संख्या मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, उसी को हम बोलते हैं आंदोलन संख्या यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो नाद की तारता डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है आंदोलन संख्या पर, और जैसे जैसे आंदोलन संख्या ऊपर नीचे होगी वैसे वैसे हमारा नाद ऊपर नीचे होता रहेगा। आइए सेकंड, अब हम चलते हैं तीव्रता पर। तीव्रता इट मीन्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? अर्थक्वेक जानते हैं आप सब, भूकंप। भूकंप आप सुने होंगे कि भूकंप की तीव्रता इतनी थी, रिक्टर स्केल पर जो मेजर की जाती है, भूकंप की तीव्रता इतनी थी उतनी थी। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है? जैसे भूकंप आया भाई, जब प्लेट्स टकराती हैं अर्थ की तो वो कितनी दूर तक प्रभाव डाल रही हैं, वही है भूकंप की तीव्रता। जितना ज़्यादा दूर तक प्रभाव होगा इट मीन्स कि वो बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचा रहा है, उसकी तीव्रता उतनी ज़्यादा है। जितनी कम तीव्रता होगी इसका मतलब वो जो प्रभावित एरिया है वो कम होगा। सिंपल सी बात कि नाद की तीव्रता मतलब कम विस्तार। नाद जितना ज़्यादा फैलेगा, जितना दूर तक फैलेगा, नाद उतना बड़ा होगा
और जितना कम दूरी तक फैलेगा नाद उतना छोटा होगा। और जो ज़्यादा दूर तक फैल रहा है इट मीन्स वो ज़्यादा दूर तक सुनाई भी देगा, ज़्यादा देर तक सुनाई देगा। और जो नाद छोटा है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो कम दूरी तक सुनाई देगा। जैसे आप कमरे के अंदर बात कर रहे हैं, आप हारमोनियम के पर्दे को, अगर हम हारमोनियम बजा रहे हैं कमरे के अंदर बैठ के, आप उसमें एयर अगर धीमे धीमे भरेंगे, अपने फिंगर्स पे आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो साउंड बहुत हो सकता है उस कमरे के अंदर ही सुनाई देगा आपको, कमरे के बाहर आवाज़ ना जाए उसकी। और जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम टाइम के लिए भी सुनाई देगा। जैसे सा रे गा मा आप बजा रहे हैं तो वो कम टाइम तक के लिए और कम दूरी तक सुनाई देगा अगर आप कम फोर्स लगा रहे हैं। और जब आप उनमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, कमरे के बाहर भी सुनाई दे सकता है और ज़्यादा देर तक भी सुनाई देगा। यानी कंप विस्तार, कंपन की चौड़ाई, कंपन जितना चौड़ा होगा नाद उतना बड़ा होगा और कंपन जितना कम होगा नाद उतना छोटा होगा। वैसे ही सेम अर्थक्वेक में जब प्लेट्स टकराती हैं तो उनके बीच का कंपन जितनी दूर तक फैलता है उतना ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित होता है, यानी तीव्रता उतनी अधिक होती है। तो वो बहुत दूर तक और बहुत देर तक के लिए फील किया जाता है वो अर्थक्वेक। और तीव्रता जितनी कम होगी वो अर्थक्वेक उतनी कम दूरी तक प्रभाव डालेगा और उतनी कम देर के लिए फील किया जाएगा। तो तीव्रता प्रभावित करती है कंप विस्तार। कंप विस्तार मीन्स कंपन की चौड़ाई। अब कंपन जितना चौड़ा नाद उतना बड़ा, कंपन जितना छोटा नाद, कंप विस्तार जितना छोटा नाद उतना छोटा। तो आंदोलन संख्या पर डिपेंड करता है नाद की तारता और कंप विस्तार पर डिपेंड करता है नाद की तीव्रता। जैसे जैसे नाद की तीव्रता यानी कंपन की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, नाद की तीव्रता बढ़ती जाएगी। कंप विस्तार जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे कंपन की चौड़ाई कंप विस्तार जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे नाद छोटा होता जाएगा और वो कम दूर तक भी सुनाई देगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, नाद की तारता, आंदोलन संख्या और कंप विस्तार में रिलेशन क्या है? आंदोलन संख्या और कंप विस्तार क्या रिलेशन है? ये मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप सबको आंसर कमेंट्स में बताना है। लॉजिक लगाइएगा। अगर आंदोलन संख्या बढ़ती जा रही है तो कंप विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आंदोलन संख्या कम होती जा रही है तो कंप विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अगले वीडियो में हम इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन संख्या और कंप विस्तार में हमारा क्या रिलेशन है। आइए चलते हैं नाद की तीसरी विशेषता विच इज जाति और गुण। नाद की जाति और गुण। कभी आपने सोचा है कि आपके घर में अगर सपोज 4 मेंबर्स हैं तो सबकी आवाज़ अलग अलग कैसे है? आप आवाज़ से ही पता लगा लेते हैं कि कौन आ रहा है। आपके आसपास अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है वो पर्सन, तो आप आवाज़ से ही पहचान लेते हैं कि वो आपके पापा हैं, वो आपकी मम्मी हैं, वो आपकी बहन हैं। सिंगर्स की आवाज़ आपको केवल सुनाई जाए, उनका अगर पिक्चर नहीं दिखाई जाए तो भी आप पहचान लेते हैं। बहुत ईजिली हम पहचान लेते हैं कि ये लता मंगेशकर जी हैं, बहुत ईजिली हम पहचान लेते हैं कि सोनू निगम जी की आवाज़ है। इसी तरह हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स भी अगर आपको सुनाए जाएं, अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर हम केवल आपको साउंड सुनाएं उसका, तो आप बता देंगे कि ये फ्लूट है, ये गिटार है, ये सितार है, ये संतूर है, पखावज है, तबला है। बाइक्स की आवाज़, बुलेट की आवाज़ बिल्कुल अलग होती है, बाकी सारे बाइक्स की, स्कूटी की आवाज़ बिल्कुल अलग होती है। हमारे आसपास जो मटेरियल होते हैं, इवन दो कि अगर सेम टाइप का मैटर भी है, मीन्स अगर लकड़ी की भी बात हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि 2 अलग अलग प्रकार की लकड़ियों से भी अलग अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसका शेप, साइज, किस मैटर का बना है, उसकी डेंसिटी क्या है, कितना वेट है उसका, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं उसके साउंड को। जैसा जैसा होगा वैसा वैसा साउंड डिफरेंट होता रहेगा। यही रीज़न है कि हमारी आवाज़ हर आवाज़ से, हर दूसरे पर्सन की आवाज़ से डिफरेंट होती है। आप अगर आपके आसपास 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों की आवाज़ में कोई ना कोई अंतर ज़रूर होगा। जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी आवाज़ को उनके तरह बनाने की
अपने आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को, अपने वोकल कॉर्ड्स को उनके तरह बनाने की, चाहे वो एक्सपेंड करना हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करना हो, उस तरह से आवाज़ को मॉड्यूलेट करके मिमिक करते हैं वो। तो नाद की जाति और गुण ये डिपेंड तो करती है सहायक नाद पर। अब सहायक नाद क्या होता है? मुख्य नाद के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी साउंड भी प्रोड्यूस होते रहते हैं। सॉरी, ये मैंने सहायन लिख दिया है। सहायक नाद, जो मुख्य नाद होता है उसके साथ साथ बहुत से ऐसे छोटे छोटे नाद और भी प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम बोलते हैं सहायक नाद। और सहायक नाद अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर मीडियम से, हर वो चीज़ जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उससे अलग अलग प्रकार के साउंड, अलग अलग प्रकार के सहायक नाद उत्पन्न होते हैं। ये किस पर प्रभावित करता है? ये क्यों अलग अलग होता है? ये प्रभावित होता है कि जो हमारा मैटर है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा वस्तु है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो किस मैटर की बनी है, उसका शेप और साइज़ क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसा जिसका, यही है कि हारमोनियम के भी कई टाइप्स होते हैं, फ्लूट के भी कई टाइप्स होते हैं, और तबले के भी आवाज़ थोड़े से डिफरेंस आपको सुनाई देगा, तो वो भी टाइप्स हैं अलग अलग। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो किस मैटर का बना है, उसमें कैसा मटेरियल यूज़ हुआ है, लो क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है, उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना भारी है, कितना हल्का है। ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं सहायक नाद को। और सहायक नाद प्रभावित करता है नाद की जाति और गुण को, तभी हम ईजिली एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को दूसरी आवाज़ से डिफ़र कर पाते हैं, एक पर्सन की आवाज़ को दूसरे पर्सन की आवाज़ से डिफ़र कर पाते हैं। हम कानों से सुनकर बता सकते हैं कि हाँ, ये इस चीज़ की आवाज़ है और ये उस चीज़ की आवाज़ है। तो सहायक नाद पर डिपेंड करता है नाद की जाति और गुण। और सहायक नाद किस पर डिपेंड करता है? उस पर्टिकुलर थिंग की, जिससे वो वस्तु जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस मैटर का बना है, उसका शेप, साइज, वेट, ये सारी चीज़ें कितनी अलग अलग हैं। तो तीव्रता प्रभावित होती है कंप विस्तार से, यानी कंपन की चौड़ाई। तारता प्रभावित होती है आंदोलन संख्या, यानी फ्रीक्वेंसी, आंदोलन संख्याओं से। एंड नाद की जाति और गुण, नाद की जाति और गुण होते हैं सहायक नाद पर। ये नाद की 3 विशेषताएं थीं, और तीनों विशेषताएं कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होती हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो तीव्रता प्रभावित होती है कंप विस्तार की वजह से, तारता प्रभावित होती है आंदोलन संख्या की वजह से, और जाति और गुण प्रभावित होती है सहायक नाद की वजह से। नाद ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा ध्वनि और नाद, ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं, ध्वनि के प्रकार, फिर नाद के प्रकार, नाद की जाति और नाद की विशेषताएं, नाद की जाति गुण, नाद की तीव्रता, नाद की तारता। और मेरा एक क्वेश्चन भी था आज का कि नाद की आंदोलन संख्याएं और कंपन की चौड़ाई पर क्या रिलेशन है, दोनों आपस में किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप कोशिश करिएगा मुझे कमेंट्स के थ्रू बताने की। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।